नमस्कार दोस्तों, यह भूगोल से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का एक ऑडियो है। तो आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा। यह वीडियो आपके लिए विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। प्रश्न नंबर 1, कुडप्पा क्रम के सेल संबंधित है। ए आर्कियन समूह से, बी आर्यन समूह से, सी द्राविड़ समूह से, डी पुराण समूह से। कुडप्पा क्रम के सेल पुराण समूह से संबंधित है। कुडप्पा ये नाम आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के नाम पर किया गया है और कुडप्पा क्रम की चट्टानों का संबंध पुराण समूह से है। अगला, जलज गर्तिका का अपरदन अभिकर्ता क्या है? जलज गर्तिका एक स्थल रूप है जो नदी के अपरदन से निर्मित होती है। इसी तरह से घोल रंध्र भी एक स्थल रूप है जो भूमिगत जल के अपरदन से निर्मित होता है। स्टेक भी एक स्थल रूप है जो समुद्री जल के अपरदन से निर्मित होता है। टेफोनी भी एक स्थल रूप है जो वायु के अपरदन से निर्मित होता है। मीनिंग अगर हम देखें स्थल रूप तो इन्हें हमें मिलाना है अपरदन अभिकर्ता से। जलज गर्तिका नदी, घोल रंध्र भूमिगत जल, स्टेक समुद्री जल, टेफोनी वायु। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए पेडीप्लेन, डब्ल्यू पेंक, बी पेनीप्लेन, डब्ल्यू एम डेविस, सी पेनप्लेन, सी एच क्रिकमे, डी पेनफेन, ए सी लासन। तो देखिए इसमें पेनीप्लेन, डब्ल्यू एम डेविस ने यह संकल्पना दी है। पेनप्लेन की संकल्पना सी एच क्रिकमे ने दी है। पेनफेन की संकल्पना ए सी लासन ने दी है। लेकिन पेडीप्लेन की संकल्पना का प्रतिपादन डब्ल्यू पेंक ने नहीं किया, एल सी किंग ने किया। पेडीप्लेन की संकल्पना एल सी किंग, पेनीप्लेन की संकल्पना डब्ल्यू एम डेविस, पेनप्लेन की संकल्पना सी एच क्रिकमे, पेनफेन की संकल्पना ए सी लासन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है? तो यहाँ पे विभिन्न ज्वालामुखी दे रखे हैं। 1 अकाकागुआ, 2 एटना, 3 फ्यूजियामा, 4 विसुवियस। तो इनमें से अगर हम देखें तो एटना और विसुवियस ये सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि अकांकागुआ मृत ज्वालामुखी, फ्यूजियामा सुसुप्त ज्वालामुखी है। अकांकागुआ मृत ज्वालामुखी, फ्यूजियामा सुसुप्त ज्वालामुखी, एटना और विसुवियस सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एटना सिसिली में है, अकांकागुआ चिली में है, फ्यूजियामा जापान में और विसुवियस इटली में। इसी तरह से ब्लॉक पर्वत से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, जैसे ब्लैक फॉरेस्ट ब्लॉक पर्वत है, सतपुड़ा, वासजेज, वासाज रेंज ये सभी ब्लॉक पर्वत हैं। तो ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में, सतपुड़ा भारत में, वासजेज फ्रांस में है और वासाच रेंज यूएसए में है। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? रासबी तरंग, जेट स्ट्रीम, एल नीनो, प्रबल मानसून, सूचकांक चक्र, वाकर परिसंचरण, हेडली कोशिका, मध्य अक्षांशीय कोशिका। तो देखिए यहाँ पे सुमेलित में एक ही सही है, रासबी तरंग जेट स्ट्रीम से संबंधित है, जबकि एल नीनो दुर्बल मानसून से संबंधित है, प्रबल मानसून से संबंधित नहीं होता है, और सूचकांक चक्र वाकर परिसंचरण से संबंधित नहीं होकर के जेट स्ट्रीम से संबंधित होता है सूचकांक चक्र भी। और हेडली कोशिका ये मध्य अक्षांशीय कोशिका नहीं होकर निम्न अक्षांशीय कोशिका होती है जो विषुवत वृत्त के आसपास बनती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि रासबी तरंग और सूचकांक चक्र ये दोनों जेट स्ट्रीम से संबंधित है। निम्नांकित परतों में से कौन सी परत 300 मीटर से 1000 मीटर के गहराई मंडल में सागरीय जल के घनत्व में त्वरित परिवर्तन को इंगित करती है? ऑप्शन ए हेलोक्लाइन, ऑप्शन बी थर्मोक्लाइन, ऑप्शन सी पाइक्नोक्लाइन, ऑप्शन डी इकोक्लाइन। तो इसमें थर्मोक्लाइन। देखिए 300 मीटर से 1000 मीटर के बीच सागरीय जल के तापमान में काफी तेजी से कमी आती है, अतः इस मंडल को थर्मोक्लाइन कहा जाता है। तापमान में परिवर्तन के कारण जल के घनत्व में भी परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से किसे सागरीय हिमपात कहते हैं?
ए सागरीय सतह पर हिमतूल का लगातार गिरना, बी सागरीय सतह पर ओले का लगातार गिरना, सी सागरीय नीतल पर हिमगुटिका का लगातार गिरना और डी महासागरीय नीतल पर लगातार अत्यंत छोटे सागरीय अवसादों का गिरना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सागरीय हिमपात कहते हैं महासागरीय नीतल पर लगातार अत्यंत छोटे सागरीय अवसादों का गिरना। महासागरीय सतह पर, महासागरीय नीतल पर निरंतर गिरने वाले छोटे सागरीय अवसादों को सागरीय हिमपात कहते हैं। अगला प्रश्न, जैव ईंधन से संबंधित निम्नांकित कथनों में से कौन सही है? तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन 1, ये मक्का एवं गन्ने की फसलों से प्राप्त होता है। 2, ये लागत प्रभावी ईंधन है। 3, ये खाद्य सुरक्षा को प्रभावित नहीं करता। और 4, यह एक पर्यावरण अनुकूल ईंधन स्रोत है। तो देखिए यहाँ पे जैव ईंधन से संबंधित कथन की अगर हम बात करें तो ये मक्का और गन्ने की फसल से प्राप्त होता है, ये सही है। और यह एक पर्यावरण अनुकूल ईंधन स्रोत है, ये भी सही है। जैव ईंधन मक्का, गन्ना, जेट्रोपा आदि से मिलता है। प्रदूषण नहीं होने के कारण ये ईंधन पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है। अगला कथन कारण से संबंधित प्रश्न है, जिसमें देखिए संरक्षण पर्यावरण नियोजन का आधारभूत तत्व है। ये कथन है कारण, संरक्षण तथा विकास एक दूसरे के पूरक हैं, ये कारण है। तो दोस्तों इसमें ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता, मतलब संरक्षण पर्यावरण नियोजन का आधारभूत तत्व, क्योंकि संरक्षण तथा विकास एक दूसरे के पूरक हैं। संरक्षण के बिना टिकाऊ विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकीय कर्मता की संकल्पना का प्रतिपादन किया गया था। तो देखिए पारिस्थितिकीय कर्मता की संकल्पना जे ग्रीनेल ने दी थी। पारिस्थितिकीय कर्मता का मतलब ये होता है कि पर्यावरण का वह भाग जो किसी जीव के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होता है। देखिए कर्मता शब्द ही है जो हमें बताता है कि सबसे ज्यादा उपयोगी, तो पारिस्थितिकीय कर्मता का तात्पर्य पर्यावरण के उस भाग से है जो किसी जीव के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। अगला प्रश्न, आर्कटिक निवासियों का वृहत समूह बनता है। तो देखिए दोस्तों, आर्कटिक निवासियों का वृहत्तम समूह बनता है याकूत लेप्स से बनता है। और याकूत लेप्स के अलावा ततार, एस्किमो, सेमोइड ये इसमें प्रमुख होते हैं। तो आर्कटिक निवासियों में याकूत और लेप्स, इसके अलावा ततार, एस्किमो, सेमोइड आदि प्रमुख होते हैं। अगला प्रश्न है, चेरनोजम काली मिट्टियां हैं। कथन और कारण है उनमें जैव पदार्थों का अभाव होता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें चेरनोजम काली मिट्टी है, ये तो सही है, ब्लैक सोइल है चेरनोजम। लेकिन यहाँ पे कारण गलत है। कारण गलत है कि जैव पदार्थों का अभाव होता है, ये नहीं है कि चेरनोजम मिट्टी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में पाई जाती है। घास के सड़ने, गलने और अपक्षालन न होने के कारण इस मिट्टी में जैव पदार्थ समुचित मात्रा में पाए जाते हैं। जैव पदार्थ जिसे ह्यूमस भी कहते हैं। अगला प्रश्न, जब कुल जनसंख्या को कुल कृषिगत क्षेत्र से विभाजित किया जाता है तो इस तरह प्राप्त घनत्व को क्या कहते हैं? देखिए, कुल जनसंख्या में कुल कृषिगत क्षेत्रफल का भाग दिया जाता है तो कायिक घनत्व प्राप्त होता है। यहाँ विभिन्न प्रकार के घनत्व है, जिनमें हम देखिए गणितीय घनत्व, कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल, आर्थिक घनत्व, कुल जनसंख्या बटा कुल संसाधन, और कार्मिक घनत्व, कुल जनसंख्या बटा कुल कृषिगत क्षेत्रफल, और कृषि घनत्व, कृषि में कार्यरत जनसंख्या बटा कुल कृषि क्षेत्र। पोषण घनत्व होता है कुल जनसंख्या बटा खाद्य फसलों का क्षेत्रफल। तो हमसे पूछा था कार्मिक घनत्व, तो कार्मिक घनत्व हुआ कुल जनसंख्या बटा कुल कृषि क्षेत्रफल, ये कार्मिक घनत्व होता है। इसी तरह से देखिए, यहाँ पे भाषा से संबंधित कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, दूसरे नंबर पर बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तीसरे नंबर पर बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है चीनी भाषा, चीनी मंदारिन भाषा। चीनी के बाद दूसरे नंबर पर हिंदी बोली जाती है, तीसरे नंबर पर स्पेनिश लैंग्वेज, चौथे नंबर पर अंग्रेजी, पांचवें पे अरबी, छठे पे बंगाली, सातवें पे पुर्तगाली, आठवें पे रूसी, नवें पे जापानी, 10वें पे जर्मन और 11वें पे फ्रेंच लैंग्वेज। तो इस तरह से सबसे ज्यादा बोली जाने वाली प्रथम 5 भाषाएं अगर हम देखें तो चीनी, उसके बाद हिंदी, उसके बाद स्पेनिश, उसके बाद अंग्रेजी और उसके बाद अरबी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एटा फिलीपींस, इनुइट ग्रीनलैंड, हाटेनटाट जाम्बिया और मसाई केन्या। तो देखिए दोस्तों, इसमें सुमेलित नहीं है हाटेनटाट जाम्बिया, ये सुमेलित नहीं है क्योंकि हाटेनटाट जाम्बिया से संबंधित नहीं होकर के हाटेनटाट संबंधित है, ये आपके बोत्सवाना से संबंधित होता है, बोत्सवाना से संबंधित होता है हाटेनटाट। तो इसमें हम देखें तो एटा फिलीपींस के पर्वतीय क्षेत्र, इनुइट एस्किमो ग्रीनलैंड,
हॉटेनटॉट, बोत्सवाना और मसाई कीनिया। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखेंगे हॉटेनटॉट, तो ये किससे संबंधित है? ये बोत्सवाना से संबंधित है। हॉटेनटॉट ये बोत्सवाना से संबंधित है, बोत्सवाना से संबंधित है हॉटेनटॉट। इसके बाद देखिए, प्रवसन से संबंधित सिद्धांत पूछे जाते हैं कई बार। तो प्रवसन से संबंधित सिद्धांतों में अगर हम देखें तो गुरुत्व मॉडल ये रोयली से संबंधित है। न्यूनतम प्रयास सिद्धांत, प्रवसन का न्यूनतम प्रयास सिद्धांत जिफ ने दिया। प्रवसन का अंतरालयी अवसर मॉडल स्टोफर ने दिया। प्रवसन का गतिशीलता संक्रमण मॉडल जेलिंस्की ने दिया। तो प्रवसन से संबंधित सिद्धांतों में अगर हम देखें तो गुरुत्व मॉडल रोयली ने दिया, न्यूनतम प्रयास सिद्धांत जिफ ने दिया, अंतरालयी अवसर मॉडल स्टोफर ने दिया, गतिशीलता संक्रमण मॉडल जेलिंस्की ने दिया। इसके बाद देखिए, चलवासी पशुचारक नहीं है। चलवासी पशुचारक, यहां पे देखिए चलवासी पशुचारक जनजातियां होती है। इसमें ऑप्शन ए मसाई, बी किर्गिज, सी कजाक और डी पिग्मी। तो यहाँ पे पिग्मी चलवासी पशुचारक नहीं है, बाकी सब चलवासी पशुचारक है। यहाँ पे पिग्मी जनजाति आखेटक और खाद्य संग्राहक जनजाति है, ये चलवासी पशुचारक नहीं होती है। बाकी मसाई, किर्गिज और कजाक ये सब चलवासी पशुचारक होते हैं, जिनमें मसाई कीनिया में मिलती है, किर्गिज मध्य एशिया की जनजाति है, कजाक मध्य एशिया की जनजाति है, पिग्मी जायरे बेसिन के अंदर मिलती है। मसाई कीनिया, किर्गिज मध्य एशिया, कजाक मध्य एशिया और पिग्मी जायरे बेसिन। मानव प्रजातियों के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अधिकतर स्थायी है? ए नासिका सूचकांक, बी शिरस्य सूचकांक, सी बालों की संरचना, डी त्वचा का रंग। शिरस्य सूचकांक सबसे ज्यादा स्थायी शिरस्य सूचकांक। अगला प्रश्न है, विशालतम औद्योगिक गैस भंडार पाए जाते हैं? ए ईरान, बी इराक, सी कतर और डी रूस। तो विशालतम औद्योगिक गैस भंडार रूस में मिलते हैं। सबसे ज्यादा गैस भंडार रूस में पाए जाते हैं। रूस, उसके बाद कतर, फिर सऊदी अरब, फिर यूएई। अगला प्रश्न, संसार में अग्रणी दुग्ध उत्पादक देश? देखिए चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस। तो इसमें से भारत संसार में अग्रणी दुग्ध उत्पादक देश है। स्थानांतरणशील कृषि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे लदांग इंडोनेशिया में स्थानांतरणशील कृषि का नाम है मिल्पा मध्य अमेरिका, रोका ब्राजील, कोनुको वेनेजुएला, टावी मेडागास्कर। देखिए ये टावी जो स्थानांतरणशील कृषि है ये की जाती है आपके मेडागास्कर में, टाबी की जाती है मेडागास्कर में। इसी तरह से जो कैंगिन है, कैंगिन, ये कैंगिन संबंधित है फिलीपींस से संबंधित है। फिलीपींस में की जाने वाली स्थानांतरणशील कृषि है कैंगिन। इसके बाद तुंग्या म्यांमार में, चेन्ना श्रीलंका और झूम भारत। लदांग इंडोनेशिया, मिल्पा मध्य अमेरिका, रोका ब्राजील, कोनुको वेनेजुएला, टावी मेडागास्कर, कैंगिन फिलीपींस, तुंग्या म्यांमार, चेन्ना श्रीलंका और झूम भारत। फुटकर गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया? डब्ल्यू.जी. रेली ने फुटकर गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रतिपादित किया। निम्नांकित में से किसका आर्थिक क्रियाओं की अवस्थिति का सिद्धांत इस बात पर आश्रित है कि प्राकृतिक संसाधन सर्वव्यापी होते हैं जबकि आर्थिक संसाधन निश्चित स्थान पर मिलते हैं? तो ये सिद्धांत वोन थुने ने दिया था। वेबर और हूवर के द्वारा औद्योगिक स्थानीयकरण का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। वेबर और हूवर इन्होंने औद्योगिक स्थानीयकरण का सिद्धांत दिया, जबकि वोन थुने ने कृषि स्थानीयकरण का सिद्धांत दिया। और कृषि स्थानीयकरण का सिद्धांत वोन थुने ने दिया कि आर्थिक क्रियाओं की अवस्थिति का सिद्धांत इस आधार पर आश्रित है कि प्राकृतिक संसाधन सर्वव्यापी होते हैं जबकि आर्थिक संसाधन निश्चित स्थान पर मिलते हैं। इसके बाद निम्नांकित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? डोनेट्स बेसिन रूस, लंकाशायर यूनाइटेड किंगडम, सांसी चीन, सार जर्मनी। तो इसमें ए गलत है, डोनेट्स बेसिन ये रूस, ये गलत है, बाकी सब सही है। लंकाशायर यूनाइटेड किंगडम, सांसी चीन और सार जर्मनी ये सब सही है। अगला प्रश्न, भूटान की निम्नांकित में से किस नदी पर चूखा जल शक्ति परियोजना स्थित है? देखिए चूखा जल शक्ति परियोजना वांगचू नदी पर स्थित है और वांगचू नदी को रेदाक के नाम से भी जानते हैं। भूटान की ये एक परियोजना है। वर्तमान समय में विश्व में गाय के दूध का वृहत्तम उत्पादक? ऑप्शन है चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, रूस। तो संयुक्त राज्य अमेरिका गाय के दूध का वृहत्तम उत्पादक। निम्नांकित देशों में से कौन विश्व में न्यूनतम नगरीकृत देश है? युगांडा, श्रीलंका, पापुआ न्यू गिनी, बुरुंडी। तो इसमें पापुआ न्यू गिनी न्यूनतम नगरीकृत देश है। इसी तरह से यहाँ पे
कई बार जनसंख्या की दृष्टि से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे विश्व में वृहत्तम जनसंख्या वाला नगर टोक्यो, विश्व में लघुतम जनसंख्या वाला नगर हुम, विश्व में वृहत्तम क्षेत्रफल वाला नगर हुलुम बुइर, विश्व में लघुतम क्षेत्रफल वाला नगर वेटिकन सिटी। की सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से नगर में है? टोक्यो में। सबसे कम जनसंख्या कौन से नगर में? हुम में। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल कौन से नगर का? हुलुम बुइर का। और सबसे कम क्षेत्रफल कौन से नगर का? वेटिकन सिटी का। इथोपिया की सीमा निम्नलिखित में से किस देश को नहीं छूती है? तो ऑप्शन ए युगांडा, बी सूडान, सी सोमाली गणतंत्र और डी केन्या। तो इसमें इथोपिया की सीमा युगांडा को नहीं छूती है, सूडान, सोमाली गणतंत्र और केन्या को छूती है। इथोपिया की सीमा सूडान, इरिट्री, जिबूती, सोमालिया और केन्या से मिलती है। सूडान से मिलती है इथोपिया, इरिट्रिया से मिलती है इथोपिया की सीमा, जिबूती से मिलती है इथोपिया की सीमा, सोमालिया से मिलती है इथोपिया की सीमा और केन्या से मिलती है इथोपिया की सीमा। कौन सा देश तांबा संसाधन से वंचित है, जिसमें तांबा नहीं पाया जाता है? पेरू, पोलैंड, जाम्बिया, पुर्तगाल। तो पुर्तगाल में तांबा नहीं पाया जाता है, जबकि चिली, यूएसए, कनाडा, जाम्बिया, पोलैंड, चीन, पेरू आदि विश्व में तांबे के प्रमुख उत्पादक देश हैं। जाम्बिया की उभयनिष्ठ सीमा नहीं है तंजानिया के साथ, मोजाम्बिक के साथ, बोत्सवाना के साथ, अंगोला के साथ। तो इसमें बोत्सवाना के साथ नहीं है, तंजानिया, मोजाम्बिक और अंगोला के साथ जाम्बिया की उभयनिष्ठ सीमा है। और जाम्बिया की सीमा जिन जिन देशों से मिलती है वो देश है जायरे, अंगोला, नामीबिया, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, मालावी, तंजानिया। जायरे से मिलती है, अंगोला से मिलती है, नामीबिया से मिलती है, जिम्बाब्वे से मिलती है, मोजाम्बिक के से मिलती है, मालावी से मिलती है और तंजानिया से मिलती है। अगला है यहाँ पे देखिए, कई बार इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि जैसे कि एक प्रश्न है, दक्षिण पूर्वी एशिया के निम्नलिखित में से किस देश में मुख्यतः ईसाई समुदाय की जनसंख्या पाई जाती है? थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस। तो इसमें जो फिलीपींस है वो ईसाई धर्म प्रधान देश है। फिलीपींस ईसाई धर्म प्रधान देश है। इस देश की 86% पॉपुलेशन ऐसी है जो कौन सी है? इस देश की 86% पॉपुलेशन वो रोमन कैथोलिक पॉपुलेशन है। इस देश की 86% पॉपुलेशन कैसी है? इस देश की 86% पॉपुलेशन है रोमन कैथोलिक पॉपुलेशन है। ठीक है। इसके बाद में जैसे जनसंख्या की दृष्टि से देशों का क्रम भी पूछा जाता है, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, इस तरह से पूछा जाता है। तो सर्वाधिक जनसंख्या चीन, फिर भारत, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चौथे नंबर पर इंडोनेशिया, पांचवें नंबर पर ब्राजील, छठे पर पाकिस्तान, इस तरह से। तो चीन, भारत, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान। कैंटरबरी घास के मैदान तुल्य नहीं है। ऑप्शन ए डाउन्स के, बी पंपास के, सी कंपास के, डी बेल्ट्स के। तो देखिए कैंटरबरी घास के मैदान कंपास के तुल्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कैंटरबरी घास के मैदान शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। कैंटरबरी घास के मैदान न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं, जबकि ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है जो सवाना मैदान होते हैं। और इन सवाना मैदान को ब्राजील में कंपास के नाम से जाना जाता है। मीनिंग कंपास जो है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। डाउन्स, पंपास, वेल्स, कैंटरबरी ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है, पंपास अर्जेंटीना में है, वेल्ड अफ्रीका में है और कैंटरबरी न्यूजीलैंड में। ये सब शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। कंपास ब्राजील में है, ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। अगला, शुष्क महाद्वीपीय सदृश जलवायु का सबसे बड़ा भाग पाया जाता है दक्षिण अमेरिका में, अफ्रीका में, यूरेशिया में, उत्तरी अमेरिका में। तो यूरेशिया में मिलता है शुष्क महाद्वीपीय सदृश जलवायु का सबसे बड़ा भाग मिलता है यूरेशिया में। इसी तरह से क्षेत्रफल में सबसे बड़ा सागर इस तरह से पूछा जाता है। तो देखिए क्षेत्रफल में सबसे बड़ा सागर दक्षिणी चीन सागर, दूसरे नंबर पर कैरेबियन सागर, तीसरे नंबर पर भूमध्य सागर, फिर बेरिंग सागर, फिर मैक्सिको की खाड़ी। दक्षिणी चीन सागर 1, कैरेबियन सागर 2, भूमध्य सागर 3, बेरिंग सागर 4 और मैक्सिको की खाड़ी 5। अगला साइबेरिया का सर्वविख्यात 10 लाखी नगर है। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों जो साइबेरिया है उसका सर्वविख्यात 10 लाखी नगर नोवोसिबिर्स्क है। नोवोसिबिर्स्क ये पश्चिमी साइबेरिया की राजधानी है और नोवोसिबिर्स्क एक औद्योगिक नगर है। अगला प्रश्न है जो पूछे जाते हैं, जैसे दक्षिण अफ्रीका का पतन नगर कौन सा है? पोर्ट सिटी कौन सा? पोर्ट सिटी, ब्लोइम फाउंटेन, ईस्ट लंदन, जोहान्सबर्ग, किम्बरले। तो यहाँ पे ईस्ट लंदन ये दक्षिण अफ्रीका का पोर्ट सिटी है। डरबन, ईस्ट लंदन, पोर्ट एलिजाबेथ, केपटाउन आदि दक्षिण अफ्रीका के ये पोर्ट सिटी है, बंदरगाह नगर है। ठीक है, डरबन, ईस्ट लंदन, पोर्ट एलिजाबेथ, केपटाउन ये सब,
इसके बाद इसी तरह से ये जो नेशनल वाटरवेज हैं इनके बारे में पूछा जाता है कि भारत में सबसे छोटा नेशनल वाटरवेज कौन सा है, भारत में सबसे बड़ा नेशनल वाटरवेज कौन सा है। तो भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्थलीय जलमार्ग लंबाई में सबसे छोटा है। तो कोल्लम कोट्टापुरम 168 किलोमीटर लंबाई का अंतःस्थलीय जलमार्ग है कोल्लम कोट्टापुरम। इसी तरह से सदिया धुबरी ये भी एक अंतःस्थलीय जलमार्ग है 891 किलोमीटर। काकीनाडा मराक्कम ये 1100 किलोमीटर लंबाई में अंतःस्थलीय जलमार्ग है। इलाहाबाद हल्दिया ये 1620 किलोमीटर में अंतःस्थलीय जलमार्ग है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन देश का प्रथम देशज आणविक शक्ति केंद्र है। तो यहाँ पे देशज मीनिंग अपने देश में बना, अपने देश की पूरी तरह से मदद से बना केगा कल्पकम कोटा काकरापार। तो काकरापार ये देश का प्रथम देशज आणविक शक्ति केंद्र है। इसी तरह से मेघालय और सिक्किम यहाँ पे रेल मार्ग नहीं है, इनसे संबंधित प्रश्न भी आता है। मेघालय सिक्किम में रेल मार्ग नहीं है। अगला प्रश्न भारत में क्रोमाइट के उत्पादन में लगभग एकाधिकार रखने वाला राज्य है। तो क्रोमाइट के उत्पादन में एकाधिकार रखने वाला राज्य ओडिशा है। फिर थोड़ा बहुत क्रोमाइट कर्नाटक में भी पाया जाता है, लेकिन एकाधिकार है ओडिशा का। अगला निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वनावरण पाया जाता है। उत्तराखंड में, झारखंड में, हिमाचल प्रदेश में और जम्मू कश्मीर में। तो गिवन ऑप्शन के अकॉर्डिंग उत्तराखंड में सर्वाधिक वनावरण पाया जाता है, उसके बाद झारखंड में, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद जम्मू कश्मीर, गिवन ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न गंगा कार्य योजना प्रारंभ हुई थी। तो दोस्तों गंगा कार्य योजना 1984 में प्रारंभ हुई थी और 1985 में गंगा परियोजना निदेशालय का गठन किया गया था। इस गंगा परियोजना निदेशालय का कार्य यह था कि गंगा कार्य योजना के कार्यों की नीति बनाना। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना के 8 लक्ष्यों में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए वनीकरण, बी सौर शक्ति, सी आणविक शक्ति, डी अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन। तो आणविक शक्ति नहीं है भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना के 8 लक्ष्यों में, बाकी सब भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना के लक्ष्यों में है। वनीकरण भी है, सौर शक्ति भी है, अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन भी है। अगला प्रश्न भारत में समुद्री मछली का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो भारत में समुद्री मछली का सबसे बड़ा उत्पादक है ऑप्शन ए गुजरात, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश, डी महाराष्ट्र। आंध्र प्रदेश समुद्री मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न है समुच्चय कार्योत्पादन एवं स्थानिक अंतः प्रक्रिया का सिद्धांत प्रतिपादित किया। ए डब्ल्यू रोस्टोव ने, बी एफ पेरुक्स ने, सी जी मिर्डल ने, डी डब्ल्यू इजार्ड ने। तो समुच्चय कार्योत्पादन एवं स्थानिक अंतः प्रक्रिया का सिद्धांत जी मिर्डल, गुन्नार मिर्डल द्वारा प्रतिपादित किया गया। समुच्चय कार्योत्पादन एवं स्थानिक अंतः प्रक्रिया का सिद्धांत जी मिर्डल ने प्रतिपादित किया था। अगला प्रिंसिपल कंपोनेंट विश्लेषण पर आधारित विकास सूचकांक किसने विकसित किया था। तो देखिए प्रिंसिपल कंपोनेंट विश्लेषण पर विकास सूचकांक दिया जे फ्रीडमैन ने। प्रिंसिपल कंपोनेंट विश्लेषण पर आधारित विकास सूचकांक का विकास जे फ्रीडमैन द्वारा किया गया। अगला जैसे कि ये पूछा जाता है कुछ संकल्पनाओं से संबंधित प्रश्न की ये संकल्पनाएं किसने दी। जैसे नव निश्चयवाद ग्रिफिथ टेलर ने, वर्तमान काल का निश्चयवाद कार्ल सावर ने और प्रसंभाव्यवाद या संभाव्यवाद ये OH के स्पेट ने दिया। इसी तरह से यहाँ पे सुमेलित करने वाला प्रश्न है तो उसमें सुमेलित करते हैं तो आंसर मिलता है। जैसे ई हटिंगटन ने वैज्ञानिक निश्चयवाद दिया, ग्रिफिथ टेलर ने रुको और जाओ निश्चयवाद जिसे नव निश्चयवाद भी कहते हैं, एफ रेटजेल ने सामाजिक डार्विनवाद और स्पेट ने संभाव्यवाद दिया। ई हटिंगटन वैज्ञानिक निश्चयवाद संकल्पना से संबंधित है, जी टेलर ग्रिफिथ टेलर रुको एवं जाओ निश्चयवाद संकल्पना से संबंधित है, एफ रेटजेल सामाजिक डार्विनवाद संकल्पना से संबंधित है और स्पेट संभाव्यवाद संकल्पना से संबंधित है। अक्षांश और देशांतर शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो देखिए यहाँ पे अक्षांश और देशांतर शब्दावली का सबसे पहला प्रयोग किया टोल्मी ने किया। अक्षांश और देशांतर शब्दावली का प्रथम प्रयोग किसने किया, टोल्मी ने किया। टोल्मी ने सर्वप्रथम मानचित्रों के प्रक्षेप के संबंध में अक्षांश एवं देशांतर शब्द का प्रयोग किया था। उसने निम्नलिखित पुस्तकों की भी रचना की। टोल्मी ने एक पुस्तक लिखी आपके अल्मागस्ट, एक पुस्तक अल्मागस्ट लिखी उन्होंने। एक पुस्तक उन्होंने ज्योग्राफिक सिंटैक्सिस लिखी, ज्योग्राफिक सिंटैक्सिस लिखी। एक पुस्तक उन्होंने एनेलिमा लिखी, एनेलिमा।
और एक पुस्तक उन्होंने ज्योग्राफिया लिखी। ज्योग्राफिया ये पुस्तकें उन्होंने लिखी, अल्मागेस्ट, ज्योग्राफिक सिंटैक्सिस, एनेलिमा और ज्योग्राफिया। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन स्पीसीज ऑफ होप नामक कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो स्पीसीज ऑफ होप नामक कार्य के लिए प्रसिद्ध है डी हार्वे। हार्वे स्पीसीज ऑफ होप के लिए प्रसिद्ध है। इक्यूमीन की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट ने, इरेटोस्थनीज ने, जे.आर. फोरेस्टर ने और स्ट्रेबो ने। इरेटोस्थनीज ने इक्यूमीन की संकल्पना का प्रतिपादन किया। और इक्यूमीन का मीनिंग होता है निवास योग्य, हैबिटेबल विश्व। तो इरेटोस्थनीज ने निवास योग्य हैबिटेबल विश्व के लिए इक्यूमीन शब्द का प्रयोग किया। भूगोल स्वयं में मानव विश्व का दर्शन है, ये कथन किसने दिया? कैमिले वेलो ने यह कथन दिया कि भूगोल स्वयं में मानव विश्व का दर्शन है, कैमिले वेलो। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन प्रथम मानचित्र निर्माता थे? एनेक्सिमेंडर ने प्रथम मानचित्र बनाया, मापक के आधार पर विश्व के मानचित्र का निर्माण किया। इसी तरह से निम्नांकित में से किसने जियोपेसिफिक्स शब्दावली का प्रयोग किया? तो देखिए यहां पे जियोपेसिफिक्स शब्दावली, जियोपेसिफिक शब्दावली दी है आपके ग्रिफिथ टेलर ने दी है। ग्रिफिथ टेलर ने जियोपेसिफिक शब्दावली दी है। अगला, मानचित्र प्रक्षेपों की संकल्पना सर्वप्रथम प्रतिपादित की थी। मानचित्र प्रक्षेपों की संकल्पना हिपार्कस ने दी सबसे पहले, मानचित्र प्रक्षेपों की संकल्पना। यहाँ पे इसी तरह से कुछ टर्मिनोलॉजी है जिनसे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जैसे हैशूर के अंतर्गत बारीक और पास पास खींची गई खंडित रेखाओं के द्वारा पर्वतीय छायाकरण करके मानचित्र में उच्चावच का प्रदर्शन किया जाता है। फार्म लाइन मानचित्र में समोच्च रेखाओं के मध्य स्थित आनुपातिक समोच्च रेखाएं फार्म लाइन कहलाती है। स्थानिक ऊंचाई मानचित्र में धरातल के किसी स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई प्रदर्शित करने वाले बिंदु को स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। बेंचमार्क इसके द्वारा दीवार व खंभों आदि पर अंकित किसी स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई प्रदर्शित की जाती है। अगला, मोलविड प्रक्षेप से संबंधित प्रश्न। मोलविड प्रक्षेप में क्षेत्रफल शुद्ध रहता है और यह समक्षेत्र प्रक्षेप का प्रतिनिधित्व करता है कि समक्षेत्र प्रक्षेप है मोलविड प्रक्षेप। अगला प्रश्न, जिसमें एक तरफ आरेख और आरेख का उपयोग क्या है? तो हम इसको मिलाकर के अगर देखते हैं तो हीदर ग्राफ आरेख का उपयोग तापमान और वर्षा के प्रदर्शन के लिए, पिरामिड लिंग और आयु संरचना के प्रदर्शन के लिए, कार्टोग्राम मानचित्र पर आंकड़ों के प्रदर्शन के लिए और हिप्सोग्राफिक वक्र स्थलीय ऊंचाई और समुद्री गहराई के प्रदर्शन के लिए। तो हीदर ग्राफ है तापमान और वर्षा का प्रदर्शन, पिरामिड लिंग एवं आयु संरचना का प्रदर्शन, कार्टोग्राम मानचित्र पर आंकड़ों का प्रदर्शन, हिप्सोग्राफिक वक्र स्थलीय ऊंचाई और समुद्री गहराई का प्रदर्शन। इसी तरह से कुछ टर्म्स उनका क्या मीनिंग होता है क्लाइमोग्राफ में, उससे संबंधित प्रश्न, जैसे कीन ठंडी और शुष्क जलवायु को बताता है, स्कोर्चिंग उष्ण और शुष्क जलवायु को बताता है, मगी उष्ण आर्द्र जलवायु को बताता है, रा ठंडी आर्द्र जलवायु को बताता है। कीन ठंडी एवं शुष्क जलवायु, स्कोर्चिंग उष्ण एवं शुष्क जलवायु, मगी उष्ण एवं आर्द्र जलवायु, रा ठंडी एवं आर्द्र जलवायु। RF 6 इंच बराबर 1 मील के मापक को प्रदर्शित करता है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्नानुसार 6 इंच बराबर 1 मील, और इसको अगर इंच में चेंज कर देते हैं तो 6 इंच बराबर 63,360 इंच और 1 इंच बराबर 10,560। तो RF 1:10,560 आता है। यहाँ पे इसी तरह से कुछ यहाँ पे साइन पूछे जाते हैं, जैसे कि उल्टा त्रिभुज दे दिया, उसके ऊपर एक बिंदु लग गया आधार की ओर, वो वर्षा की बौछार को प्रदर्शित करता है। बरोबर का साइन आता है, वो कुहासा को प्रदर्शित करता है। ये दो उल्टे अर्धचंद्राकार आपस में मिले हुए होते हैं, वो मरीचिका को प्रदर्शित करते हैं। दो तीर के निशान एक दूसरे से परपेंडिकुलर मिले हुए होते हैं, वो अपवाही हिम को प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो यदि प्रदर्शक भिन्न 1:40 है तो निम्नांकित में से किस दूरी को कर्णवत मापक से सही तरह से दिखाया जा सकता है? प्रदर्शक भिन्न अगर 1:40 है तो 2.33 मीटर, इस दूरी को कर्णवत मापक से सही तरह से दिखाया जा सकता है। भारतीय दैनिक ऋतु मानचित्र पर प्रतीक चिन्ह द्वारा वर्षा के निम्नांकित में से किस मात्रा को प्रदर्शित किया जाता है? तो देखिए इसमें एक प्रतीक चिन्ह है डैश का, उसके ऊपर इन्वर्टेड कोमा की तरफ लगा हुआ, तो वो प्रदर्शित करता है यहाँ
-0.25 सेंटीमीटर, मीनिंग 0.25 सेंटीमीटर को प्रदर्शित करता है। तो भारतीय दैनिक मौसम मानचित्र में 2 सेंटीमीटर से कम वर्षा को प्रतीकों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे 0.25 सेंटीमीटर से 0.74 सेंटीमीटर वर्षा होती है, उसको इस तरह का जो डैश का साइन उस पर कोमा लगे हुए होते हैं उस प्रतीक से, और 0.75 से 1.49 सेंटीमीटर वर्षा उसको एक प्रतीक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसी तरह से एक गोले में 5 रेखाएं, गोले में 5 खड़ी रेखाएं होती है, वो पूर्णतः मेघाच्छादन को प्रदर्शित करती है। गोले में 5 खड़ी रेखाएं वो पूर्णतः उच्च मेघाच्छादन को प्रदर्शित करती है। भौमिकीय मानचित्रों में त्रिबिंदु समस्या तब आती है जब कोई सेल दृश्यांश, ऑप्शन ए, एक ही बिंदु पर पूर्णतः द्रष्टव्य है, एक ही बिंदु पर अंशतः द्रष्टव्य है, अनेक बिंदु पर अंशतः द्रष्टव्य है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका अनेक बिंदुओं पर अंशतः द्रष्टव्य है। तो भौमिकीय मानचित्रों में त्रिबिंदु समस्या तब आती है जब कोई सेल दृश्यांश अनेक बिंदुओं पर अंशतः द्रष्टव्य है। किस मानचित्र प्रक्षेप के सभी अक्षांश मानक अक्षांश होते हैं? तो देखिए, मानक अक्षांश जो बहुशंकुआकार प्रक्षेप होता है उसमें जितने भी अक्षांश होते हैं मापनी शुद्ध होती है, तो सभी अक्षांश मानक अक्षांश होते हैं। बहुशंकुआकार प्रक्षेप में सभी अक्षांशों पर मापनी शुद्ध होती है, सभी अक्षांश मानक अक्षांश होते हैं। इसी तरह से ये पूछे जाते हैं मौसम मानचित्र से संबंधित कुछ साइन होते हैं, उनका मीनिंग होता है, जैसे कौन सा मौसम मानचित्र से संबंधित प्रतीक शांत मौसम को प्रदर्शित करता है वो। और देखिए, मानचित्र में सीढ़ीनुमा ढाल को अगर प्रदर्शित करना है तो समोच्च रेखाओं की जोड़ी इस प्रकार से खींचते हैं कि प्रत्येक जोड़े के समोच्च रेखाओं की दूरी परस्पर समान हो, और यह दूरी किन्हीं समीपस्थ 2 जोड़ों के बीच की दूरी की तुलना में कम होनी चाहिए। पास के 2 जोड़े हैं उनके बीच की दूरी की तुलना में ये दूरी जो है वो कम होनी चाहिए। तो सीढ़ीनुमा ढाल अगर प्रदर्शित करना है तो समोच्च रेखाओं के जोड़े इस प्रकार खींचे जाते हैं कि प्रत्येक जोड़े के समोच्च रेखाओं के बीच की दूरी परस्पर समान होनी चाहिए तथा यह दूरी किन्हीं समीपस्थ 2 जोड़ों के बीच की दूरी की तुलना में कम हो। इसके बाद अगला प्रश्न, पर्वत निर्माण से संबंधित सिद्धांत पूछे जाते हैं, और पर्वत निर्माण से संबंधित सिद्धांत देकर के पूछा जाता है कि कौन से भूगोलवेत्ता ने वो सिद्धांत प्रतिपादित किया। भूसन्नति सिद्धांत कोबर ने दिया। भूसन्नति सिद्धांत ये कोबर ने दिया है। इसी तरह से तापीय संकुचन सिद्धांत जेफरीज ने दिया। रेडियो सक्रियता सिद्धांत जोली ने दिया। खिसकते महाद्वीप का सिद्धांत ये डोली ने दिया, खिसकते महाद्वीप का सिद्धांत। सहवन तरंग सिद्धांत होम्स ने दिया, सहवन तरंग सिद्धांत ये होम्स ने प्रतिपादित किया। तो कोबर भूसन्नति सिद्धांत, जेफरीज तापीय संकुचन सिद्धांत, जोली रेडियो सक्रियता सिद्धांत, डोली खिसकते महाद्वीप का सिद्धांत, होम्स सहवन तरंग सिद्धांत। अगला प्रश्न, भूकंप मेखला कौन सी नहीं है? परि प्रशांत महासागरीय मेखला, परि अंध महासागरीय मेखला, मध्य महाद्वीपीय मेखला, मध्य अटलांटिक मेखला। तो देखिए, इसमें ये परि अंध महासागरीय मेखला ये भूकंप मेखला नहीं है। भूकंप की जो मेखलाएं होती है उनमें परि प्रशांत पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी और मध्य अटलांटिक मेखला यही भूकंप की मेखलाएं होती है। अगला प्रश्न, शोभ सीमा रेखिक न होकर मंडलीय होती है जिसकी औसत मोटाई होती है 1.5 किलोमीटर। शोभ सीमा ये मंडलीय होती है, रेखिक नहीं होकर के, और औसत मोटाई है इसकी 1.5 किलोमीटर। अगला प्रश्न, निचले वायुमंडल के उस भाग को जहां पर घर्षण बल प्रभावी होता है कहते हैं। निचले वायुमंडल का भाग 500 से 1000 मीटर ऊंचाई का भाग सागर तल से घर्षण बल प्रभावी होता है, उसे कहते हैं एकमेन स्पाइरल कहते हैं। एकमेन स्पाइरल कहते हैं निचले वायुमंडल के उस भाग को सागर तल से 500 से 1000 जहां पर घर्षण बल प्रभावी होता है कहते हैं एकमेन स्पाइरल कहते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के चक्षु की सर्व प्रमुख विशेषता कौन सी होती है? तो देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात का चक्षु उसकी सबसे मेन विशेषता है मेघरहित और स्वच्छ आकाश। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के केंद्र में चक्रवात का चक्षु पाया जाता है। चक्षु में वायु के अवतलन के कारण इसके ऊपर आकाश स्वच्छ और मेघरहित होता है। अगला, जैसे यहाँ पे प्रश्न आता है कि महासागरों का तापमान उसके वितरण को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, कौन से कारक प्रभावित नहीं करते? तो महासागरों में तापमान के वितरण पर निम्नलिखित कारकों का प्रभाव पड़ता है। अक्षांश प्रभावित करते हैं, प्रचलित पवन प्रभावित करती है, महासागरीय धाराएं प्रभावित करती है, अंतरसागरीय कटक प्रभावित करते हैं। इसी तरह से
एक तरफ अक्षांश मंडल और एक तरफ लवणता का जो प्रति हजार में लवणता होती है वो। तो यहाँ पे देखें तो 70 से 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उसमें लवणता 31 प्रति हजार। 50 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश 33 से 34 प्रति हजार। 40 से 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश 35 से 36 प्रति हजार। और 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 0 डिग्री तक देखें तो 34.5 से 35 प्रति हजार। तो मीनिंग यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो लवणता मिलती है वो 40 डिग्री से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश, मीनिंग 15 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच 35 से 36 प्रति हजार लवणता मिलती है। ध्रुवों के पास में फिर लवणता कम होगी, जैसे 50 डिग्री से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास देखें तो वहाँ पे लवणता होती है 31 प्रति हजार। और विषुववृत्त के पास में देखा जाए तो लवणता 34.5 से 35 प्रति हजार होती है। ज्वार की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों की बात करते हैं, वो पूछे जाते हैं। तो संतुलन सिद्धांत दिया आपके न्यूटन ने, संतुलन सिद्धांत दिया है ज्वार की उत्पत्ति से संबंधित। प्रगामी तरंग सिद्धांत वेवेल ने, प्रगामी तरंग सिद्धांत वेवेल ने दिया। स्थैतिक तरंग सिद्धांत हेरिस ने दिया है। और नहर सिद्धांत एरी ने दिया है, नहर सिद्धांत एरी ने दिया है। तो ज्वार की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत निम्नलिखित है: संतुलन सिद्धांत न्यूटन, प्रगामी तरंग सिद्धांत वेवेल, स्थैतिक तरंग सिद्धांत हेरिस और नहर सिद्धांत एरी, ये दिया। इसके बाद जैसे कुछ दिवस के बारे में पूछा जाता है, जैसे विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस, 22 मार्च विश्व जल दिवस, 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस, 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस, 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व SPR विश्व की विशालतम आपातकालीन क्रूड ऑयल आपूर्ति स्थापित किया गया। यह है आपका स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व SPR, मैक्सिको की खाड़ी में है। अगला प्रश्न एस्किमो के बारे में किसने कहा था उनके जीवन के समस्त पक्ष शिकार पर आधारित है। हमबोल्ट ने कहा था। ये ऊंट किस जनजाति की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता? बद्दू जनजाति। बद्दू जनजाति अरब में निवास करने वाली एक पशुचारक जनजाति है। इस जनजाति की अर्थव्यवस्था में ऊंट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला हम देखें तो यहाँ पे जो जनजातियाँ हैं उनके आवास के बारे में पूछा जाता है। जैसे एस्किमो के बर्फ निर्मित मकान, एस्किमो के बर्फ निर्मित मकानों को क्या कहते हैं? एस्किमो के बर्फ निर्मित मकानों को इग्लू कहते हैं। किर्गिज जनजाति का तंबू, किर्गिज जनजाति के तंबू को यूर्त कहते हैं। मसाई जनजाति की बस्ती को क्राल कहते हैं, मसाई जनजाति की बस्ती को क्राल कहते हैं। तो एस्किमो के बर्फ निर्मित मकान उसको इग्लू कहेंगे, किर्गिज जनजाति का तंबू यूर्त कहेंगे, मसाई जनजाति की बस्ती क्राल कहेंगे। अगला बुशमेन का चावल किसको कहा जाता है? चींटी को कहते हैं बुशमेन का चावल। अगला मानव प्रजातियों की सर्वप्रथम वर्गीकरण का श्रेय किसको जाता है? तो देखिए क्यूवियर को जाता है। मानव प्रजातियों के सर्वप्रथम वर्गीकरण का श्रेय क्यूवियर को जाता है। विभिन्न विद्वानों ने प्रजाति के वर्गीकरण हेतु निम्नलिखित मानकों का प्रयोग किया। जैसे क्यूवियर ने त्वचा के आधार पर वर्गीकरण दिया, हेडन ने केस के आधार पर, हक्सले ने भी केस के आधार पर और टेलर ने कपाल सूचकांक के आधार पर प्रजातियों का वर्गीकरण किया था। ग्रिफिथ टेलर ने मानव प्रजातियों को कितने वर्गों में रखा? 3 वर्गों में रखा। ग्रिफिथ टेलर अभी हमने देखा कपाल सूचकांक के आधार पर प्रजातियों को निम्नलिखित प्रकारों में विभाजित किया। काकेसोइड, मंगोलोइड और निग्रोकल्प में उसने विभाजित किया था। अगला उसी तरह का प्रश्न, जैसे कायिक घनत्व कुल जनसंख्या बटा कुल कृषि क्षेत्र होता है, गणितीय घनत्व कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल होता है, आर्थिक घनत्व कुल जनसंख्या बटा कुल संसाधन होता है और कृषि घनत्व होता है कृषि कार्य में लगी हुई कुल जनसंख्या बटा कुल कृषि क्षेत्र, और पोषण घनत्व कुल जनसंख्या बटा खाद्य फसलों का क्षेत्रफल, पोषण घनत्व। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा उच्च जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र नहीं है? ए दक्षिण पूर्वी एवं पूर्वी एशिया, बी मध्यवर्ती यूरोप एवं उत्तरी पश्चिमी यूरोप, सी संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग और कनाडा के पूर्वी भाग, और डी ब्राजील की तटीय पेटी। तो ब्राजील की तटीय पेटी ये उच्च जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र नहीं है। उच्च जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी एवं पूर्वी एशिया, मध्यवर्ती यूरोप एवं उत्तरी पश्चिमी यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग और कनाडा का पूर्वी भाग। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन ग्रामीण बस्तियों का प्रकार नहीं है? सघन अधिवास, संयुक्त अधिवास, तारा प्रतिरूप, एकाकी अधिवास। तो तारा प्रतिरूप ये ग्रामीण बस्तियों का प्रकार नहीं है। बाकी
ग्रामीण बस्तियों के प्रकार अगर हम देखें, सघन अधिवास, संयुक्त अधिवास और एकाकी अधिवास। ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप अगर हम देखें, आयताकार प्रतिरूप, रेखीय प्रतिरूप, चौक पट्टी प्रतिरूप, अरीय प्रतिरूप, तारा प्रतिरूप, वर्ताकार प्रतिरूप और तीर प्रतिरूप होते हैं। आयताकार, रेखीय, चौक पट्टी, अरीय, तारा, वर्ताकार और तीर प्रतिरूप। अगला, डेल्टाई क्षेत्र में नदियां अनेक वितरिकाओं में विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पे इससे संबंधित प्रश्न जैसे कि डेल्टाई क्षेत्रों में सामान्यतः ग्रामीण बस्तियों का कौन सा प्रतिरूप पाया जाता है, तो वहाँ पे पंखा प्रतिरूप पाया जाता है। डेल्टाई क्षेत्र में नदियाँ अनेक वितरिकाओं में विभाजित हो जाती हैं, अतः इस क्षेत्र में पंखा प्रतिरूप की बस्तियों का विकास होता है। एक गांव एवं कस्बे में भिन्नता स्थापित करने के लिए प्रमुख आधार निम्न में से क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे गांव और कस्बे में अगर भिन्नता स्थापित करनी है तो प्रमुख आधार प्रकार्य होगा। प्रमुख आधार होगा प्रकार्य। गांव में प्राथमिक क्रियाएं ज्यादा होती है जबकि कस्बे में द्वितीयक क्रियाएं ज्यादा होती हैं। अगला, कौन सी विधि नगरों के प्रकार्यात्मक वर्गीकरण की विधि नहीं है। अनुभवात्मक या पर्यवेक्षण विधि, पर्यवेक्षण सहित सांख्यिकी विधि, सांख्यिकीय विधि, छायांकन विधि। प्रश्न है कि नगरों के प्रकार्यात्मक वर्गीकरण की विधि नहीं है, तो ऑप्शन के अनुसार छायांकन विधि नहीं है। यहाँ पे नगरों के प्रकार्यात्मक वर्गीकरण की विधियां होती है अनुभवात्मक या पर्यवेक्षण विधि, ये गुणात्मक विधि होती है। पर्यवेक्षण सह सांख्यिकी विधि, ये गुणात्मक सह मात्रात्मक विधि होती है। सांख्यिकी विधि ये मात्रात्मक विधि होती है। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा प्रदेश विश्व का बृहत्तम लौह खनिज उत्पादक प्रदेश था परंतु अब उच्च कोटि का हेमेटाइट खनिज समाप्त होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए अल्बामा अपलेशियन श्रेणी, अल्बामा अपलेशियन श्रेणी और सुपीरियर झील प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित होते हैं। ठीक है, तो अल्बामा अपलेशियन श्रेणी और सुपीरियर झील प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तो ये बृहत्तम लौह खनिज उत्पादक प्रदेश था और उच्च कोटि का हेमेटाइट खनिज यहाँ पे समाप्त होने वाला है अल्बामा अपलेशियन श्रेणी में और सुपीरियर झील प्रदेश में, दोनों ही संयुक्त राज्य अमेरिका में। विश्व के कुल सुरक्षित तेल भंडारों में आयत सैंड्स बिटुमेन का कुल योगदान कितना, 15%। जूट की कृषि के लिए कितना आदर्श औसत वार्षिक तापमान चाहिए। ए 20 डिग्री सेल्सियस, बी 22 डिग्री सेल्सियस, सी 24 डिग्री सेल्सियस, डी 27 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे ऑप्शन 27 डिग्री सेल्सियस। देखिए जूट की कृषि के लिए आवश्यक दशाएं, तापमान 25 से 35 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 150 से 200 सेंटीमीटर और नवीन जलोढ़ मिट्टी की जरूरत होती है। वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चाय निर्यातक के रूप में किन देशों में तीव्र प्रतिस्पर्धा, भारत और श्रीलंका में है। इसी तरह से गेहूं की कृषि के लिए भौगोलिक दशाएं देखिए, तापमान 15 से 25 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर, मिट्टी दोमट मिट्टी चाहिए इसके लिए, एलुवियल सोइल, जल निकासी की सुविधा और कम से कम 100 पाला रहित दिन चाहिए इसके लिए। इसी तरह से यहाँ पे पूछा जाता है जैसे कंपास, ये ब्राजील के पठार से संबंधित है, लानोस ये वेनेजुएला में घास के मैदान होते हैं, ओरिनिको बेसिन, सेल्वास अमेजन बेसिन, पंपास दक्षिण अमेरिका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, वेल्स दक्षिण अफ्रीका और पुस्टाज हंगरी, ये सब घास के मैदान होते हैं। कंपास ब्राजील पठार और उष्णकटिबंधीय घास का मैदान होता है। लानोस ओरिनिको बेसिन वेनेजुएला, सेल्वास अमेजन बेसिन, पंपास दक्षिण अमेरिका अर्जेंटीना संबंधित होता है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, वेल्स दक्षिण अफ्रीका और पुस्ताज होता है आपका हंगरी से। भारतीय मैग्नीज प्रमुख रूप से किसे निर्यात किया जाता है, जापान को निर्यात किया जाता है। इसी तरह से धारवाड़ चट्टानों संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि धारवाड़ चट्टानी निम्नलिखित राज्यों में मिलती है, जैसे कर्नाटक में मिलती है, बेल्लारी और धारवाड़ में मिलती है। आंध्र प्रदेश में हैदराबाद, गुंटूर और नेल्लोर में मिलती है। मध्य प्रदेश में बालाघाट छिंदवाड़ा में, महाराष्ट्र में नागपुर भंडारा में, झारखंड में रांची सिंहभूम में और ओडिशा में संबलपुर क्योंझर में मिलती है। इसी तरह से निम्नांकित में से कौन सी धारवाड़ श्रेणी नहीं है। ए चैंपियन श्रेणी, बी क्लोजबेट श्रेणी, सी कोंडोलाइट श्रेणी और डी कैमूर श्रेणी। तो कैमूर श्रेणी धारवाड़ की श्रेणी नहीं है, बाकी चैंपियन श्रेणी, क्लोजबेट श्रेणी और कोंडोलाइट श्रेणी है। कैमूर श्रेणी का संबंध विंध्यन प्रणाली से है। अगला प्रश्न यहाँ पे ये पूछे जाते हैं, भ्रंश के बारे में पूछा जाता है। एमबीटी ये भ्रंश पाया जाता है महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में, मेन बाउंड्री थ्रस्ट कहते हैं इसको। एमसीटी मेन सेंट्रल थ्रस्ट लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में, और एचएफएफ हिमालयन फ्रंट फोल्ड ये शिवालिक और उत्तर के मैदान के बीच में पाया जाता है। वनों से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, जैसे अल्पाइन वन उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सिल्वर फर, जूनिपर, बर्च आदि के वृक्ष इसके अंतर्गत आते हैं। वनों के अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत भूमि किस राज्य में है, ये ऑप्शन के अनुसार देखें तो मिजोरम में है वनों के अंतर्गत, और वैसे सर्वाधिक प्रतिशत भूमि अंडमान निकोबार, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम इन राज्यों में है।
निम्नांकित में से किस राज्य में कपास की प्रति हेक्टेयर उपज सबसे ज्यादा होती है? पंजाब में, पंजाब के बाद गुजरात, गुजरात के बाद हरियाणा। अब देखिए भारत के कृषि जलवायु प्रदेश की बात करें, 1 पश्चिमी हिमालय, बी 2 पूर्वी हिमालय, 3 निम्न गंगा मैदान, 4 मध्य गंगा मैदान, 5 ऊपरी गंगा मैदान, 6 सतलुज यमुना मैदान, 7 पूर्वी पठार, 8 मध्यवर्ती पठार, 9 पश्चिमी पठार, 10 दक्षिणी पठार, 11 पूर्वी तट, 12 पश्चिमी तट, 13 गुजरात, 14 पश्चिमी शुष्क क्षेत्र और 15 द्वीप। इस तरह से ये भारत के जो कृषि जलवायु प्रदेश है, पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय, निम्न गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान, ऊपरी गंगा मैदान, सतलुज यमुना मैदान, पूर्वी पठार, मध्यवर्ती पठार, पश्चिमी पठार, दक्षिणी पठार, पूर्वी तट, पश्चिमी तट, गुजरात, पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, द्वीप, ये सब है। कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम से संबंधित प्रश्न 1974-75 में केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम के रूप में कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम को शुरू किया गया था। निम्न में से कौन सा राज्य धात्विय तथा गैर धात्विय खनिजों में धनी होता है? धात्विय और गैर धात्विय खनिजों में धनी होता है यहाँ पे पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कोयला, लोहा, अयस्क आदि खनिजों की दृष्टि से धनी होता है। मैग्नेटाइट, लोहा, अयस्क उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो देखिए मैग्नेटाइट, लोहा, अयस्क उत्पादन में ए ओडिशा, बी कर्नाटक, सी छत्तीसगढ़ और डी झारखंड। तो कर्नाटक यहाँ पे अग्रणी है, कर्नाटक मैग्नेटाइट, लोहा, अयस्क उत्पादन में अग्रणी है। और उसके बाद में हेमेटाइट में देखें तो ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड में हेमेटाइट प्रकार के लोहा अयस्क का उत्पादन होता है। अगला है भारत का मैग्नीज के उत्पादन में विश्व में 8वां स्थान है। विश्व के कुल मैग्नीज उत्पादन का 5.5% भारत से प्राप्त होता है। अगला घाटशिला किससे संबंधित है? घाटशिला झारखंड में तांबा प्रगलन संयंत्र है घाटशिला। अगला भारत में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत है। प्रति व्यक्ति बिजली की खपत भारत में सबसे ज़्यादा उद्योगों में, उसके बाद घरेलू और उसके बाद में कृषि कार्यों हेतु प्रति व्यक्ति बिजली की खपत सबसे ज़्यादा है। इसी तरह से गैस पाइपलाइन से संबंधित की भारत में सबसे लंबी गैस पाइपलाइन हजीरा बीजेपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन द्वारा मुंबई हाई से प्राकृतिक गैस गुजरात के हजीरा से उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक लाई जाती है। इस पाइपलाइन पर आधारित उर्वरक के कारखाने निम्नलिखित हैं: सवाई माधोपुर, बीजापुर, बबराला, आंवला, शाहजहांपुर, जगदीशपुर, ये सब है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम नई दिल्ली की स्थापना की गई, ये 1975 में की गई है। राष्ट्रीय ताप विद्युत के प्रमुख केंद्र की बात करें तो कोयला आधारित होते हैं एक तो, और एक होते हैं गैस आधारित। कोयला आधारित सिंगरौली उत्तर प्रदेश, कोरबा छत्तीसगढ़, रामागुंडम आंध्र प्रदेश, फरक्का पश्चिम बंगाल, विंध्याचल मध्य प्रदेश, रिहंद उत्तर प्रदेश, कलैगांव बिहार, बदरपुर दिल्ली, ऊंचाहार उत्तर प्रदेश, तालचेर उड़ीसा और टांडा उत्तर प्रदेश। गैस आधारित में ओरेया उत्तर प्रदेश, कवास गुजरात, अंता राजस्थान, फरीदाबाद हरियाणा, झनोर गंधार गुजरात, कथानकुलम केरल, दादरी उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा संयंत्र की आदर्श अवस्थापना है जिस पर परिवहन लागत सबसे कम है? तो टिस्को है यहाँ पे। टिस्को जो है वो झारखंड में है, इसको पश्चिम बंगाल में है। भद्रावती और लोह अयस्क इस्पात उद्योग कर्नाटक में है। राउरकेला लोह इस्पात उद्योग ओडिशा में। सीमेंट उद्योग किस राज्य में सबसे अधिक विकसित है? तो देखिए राजस्थान में सीमेंट उद्योग सबसे ज़्यादा विकसित है। सूती वस्त्र के सर्वाधिक कारखाने किस राज्य में है? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी तमिलनाडु। तमिलनाडु में सूती वस्त्र के कारखाने सबसे ज़्यादा है। चीनी उत्पादक प्रमुख राज्य कौन सा है? कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश ये प्रमुख चीनी उत्पादक राज्य हैं। किस नगर को कोटनोपोलिस कहा जाता है? मुंबई को कोटनोपोलिस कहा जाता है। राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण एनएसएसए के 61वें चक्र के अनुसार भारत में बेरोजगारी की वृद्धि दर, पुराना है प्रश्न नहीं आएगा, 3.06%। भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? योजना आयोग भारत में गरीबी का आकलन करता है। अभी नीति आयोग करता है गरीबी का आकलन भारत में। इसके बाद देखिए प्रति एकड़ तिलहन की अधिक उपज करने वाले राज्यों में तमिलनाडु, हरियाणा, राजस्थान। तमिलनाडु, हरियाणा और राजस्थान ये प्रति एकड़ तिलहन की उपज सबसे ज़्यादा करते हैं। भारत सरकार द्वारा तथा राज्य सरकारों ने कृषि श्रमिकों के असंतोष को कम करने के लिए क्या कदम उठाए हैं? तो देखिए ग्रामीण रोजगार के लिए भारत सरकार ने जो कदम उठाए उसमें से हम देखें तो प्रधानमंत्री नगद योजना ये 1972-73 में शुरू की। काम के बदले अनाज योजना 1980 में। एकीकृत ग्रामीण विकास योजना IRDP और जवाहर रोजगार योजना JRY ये अप्रैल 1989 में। इसके अलावा मनरेगा, भारत निर्माण योजना, काम के बदले अनाज योजना, IRDP, जवाहर रोजगार योजना, ठीक है। नगद योजना 1972-73, काम के बदले अनाज 1980, एकीकृत ग्रामीण विकास IRDP और जवाहर रोजगार योजना JRY अप्रैल 1989। मैग्नीज उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो देखिए तीसरा स्थान है मैग्नीज उत्पादन में मध्य प्रदेश का।
ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश ये मैंगनीज के प्रमुख उत्पादक राज्य। पुराणों में समस्त पृथ्वी को कितने द्वीपों में, 7 द्वीपों में बांटा गया है। ये 7 द्वीप जम्बू द्वीप, लक्षद्वीप, शालमली द्वीप, कुशद्वीप, क्रौंच द्वीप, शक द्वीप और पुष्कर द्वीप है। जम्बू, लक्ष, शालमली, कुश, क्रौंच, शक और पुष्कर। अगला इसके बाद हम देखें हिमानीकृत निक्षेप जन्य स्थलाकृतियों का समुच्चय है। ए विस्थापित शिलाखंड यारडांग एस्कर, बी लेपीज लोयस हिमोड, सी एस्कर हिमोड हिमनदोड टिब्बा ड्रमलिन, डी अवक्षय मैदान छत्रक हिमोड। तो देखिए इसमें एस्कर हिमोड हिमनदोड टिब्बा ड्रमलिन ये सब जो है हिमानीकृत निक्षेप जन्य स्थलाकृतियों के समुच्चय है। यहाँ पे एस्कर हिमोड हिमनदोड टिब्बा ड्रमलिन। सूर्यातप के कारण होने वाली सेलों की टूट फूट क्या कहलाती है? इसको कहते हैं भौतिक अपक्षय कहते हैं। सूर्यातप के कारण जितनी भी सेलें होती है उसकी टूट फूट हो जाती है, उसको भौतिक अपक्षय कहेंगे। इसके बाद देखिए जलवायु से संबंधित प्रश्न, जलवायु वर्गीकरण से संबंधित प्रश्न, जैसे कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, उसमें VWS जलवायु किसका प्रतीक होता है, तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो निम्न अक्षांशीय उष्ण मरुस्थलीय जलवायु का प्रतीक BWH होता है, निम्न अक्षांशीय उष्ण मरुस्थलीय। CS कैपिटल C स्मॉल s भूमध्य सागरीय, कैपिटल A स्मॉल f भूमध्य रेखीय, कैपिटल C स्मॉल f पश्चिमी यूरोपीय तुल्य। तो निम्न अक्षांशीय उष्ण मरुस्थल BWH, भूमध्य सागरीय CS, भूमध्य रेखीय AF, पश्चिमी यूरोपीय तुल्य CF। इसी तरह से प्रश्न अगला, यदि पवनें गोलाकार रूप में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत बाहर की ओर चल रही है तो वे होगी। तो देखिए पवनें अगर गोलाकार रूप में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत बाहर की ओर चलती है तो दक्षिणी गोलार्ध में प्रति चक्रवात। अब यहाँ चक्रवात और प्रति चक्रवात का कॉन्सेप्ट देखें अगर, तो चक्रवात में वायु का प्रवाह बाहर से केंद्र की ओर होता है, क्योंकि वायु उच्च दाब से न्यून दाब की ओर प्रवाहित होती है। तो यहाँ पे चक्रवात में न्यून दाब होता है केंद्र में और उच्च दाब होता है केंद्र से बाहर परिधीय क्षेत्र में। तो चक्रवात में वायु का प्रवाह बाहर से केंद्र की ओर होता है, इसके चलने की दिशा उत्तरी गोलार्ध होता है, उसमें घड़ी की सुई के विपरीत होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में होती है ये चक्रवात। प्रति चक्रवात में उल्टा होता है, प्रति चक्रवात में केंद्र में उच्च दाब और चारों तरफ जो होता है निम्न दाब होता है, परिधीय क्षेत्र में निम्न दाब होता है। तो प्रति चक्रवात में वायु प्रवाह केंद्र से बाहर की ओर होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में तो घड़ी की सुई की दिशा में ही होता है और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में होता है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में जिस जलवायु प्रदेश का लगभग अभाव पाया जाता है वह कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए भूमध्य रेखीय, भूमध्य सागरीय, उष्ण मरुस्थलीय और टेगा। तो टेगा जलवायु है उसका अभाव पाया जाता है दक्षिणी गोलार्ध में। अगला प्रश्न है, वायु का तापमान बढ़ने पर निरपेक्ष आर्द्रता। देखिए वायु का अगर तापमान बढ़ता है तो निरपेक्ष आर्द्रता वही रहती है यहाँ पे, ठीक है, न घटती है न बढ़ती है, निरपेक्ष आर्द्रता वही रहती है। अगला है, शीतकाल में जो महासागरीय धारा चलना बंद हो जाती है वह है हिंद महासागर में उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा, उत्तरी प्रशांत महासागरीय ड्रिफ्ट, अगुलहास धारा, उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट। तो यहाँ पे शीतकाल में महासागरीय धारा बंद हो जाती है वह हिंद महासागर में उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा चलना बंद हो जाती है और बाकी धाराएं चलती रहती है, जैसे उत्तरी प्रशांत महासागरीय ड्रिफ्ट, अगुलहास धारा, उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट, ये चलती रहती है। अगला, हिंद महासागर की तली पर निम्न में से जो सबसे लंबी कटक है वो कौन सी होती है? तो देखिए हिंद महासागर की तली पर सबसे लंबी कटक होती है 90 डिग्री पूर्वी कटक। 90 डिग्री पूर्वी कटक ये सबसे लंबी कटक होती है हिंद महासागर की तली पर। अगला प्रश्न, जिस प्रकार की वनस्पति का दक्षिणी गोलार्ध में लगभग अभाव पाया जाता है वह है ए भूमध्य रेखीय वन, बी भूमध्य सागरीय वनस्पति, सी बोरियल वन और डी शीतोष्ण घास। तो बोरियल वन है, इस वनस्पति का दक्षिणी गोलार्ध में लगभग अभाव पाया जाता है। अगला, धरातल के अधिकतम भाग पर जिस प्रकार की वनस्पति का विस्तार है वह कौन सी होती है? ए भूमध्य रेखीय वन, बी भूमध्य सागरीय वनस्पति, सी सवाना और डी मानसूनी वन। तो सवाना, धरातल के अधिकतम भाग पर जिस प्रकार की वनस्पति का विस्तार है वो सवाना होती है। तो देखिए सवाना सबसे ज़्यादा, फिर शुष्क, अर्ध शुष्क और फिर उसके बाद में कोणधारी, ये जो वनस्पतियाँ होती है उनका क्रम होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे जो प्रजातियाँ से पूछा जाता है कि प्रजातियों के समूह है, जैसे नॉर्डिक के बारे में पूछ लिया कि नॉर्डिक कौन सी प्रजाति का अंग है? तो काकेसॉइड प्रजाति का अंग है। तो काकेसॉइड, मंगोलॉइड और निग्रोइड में अगर हम देखें तो काकेसॉइड प्रजाति के उप समूह में नॉर्डिक, अल्पाइन, भूमध्य सागरीय, डिनारिक, आर्मीनियाई, अरेबिक, हेमाइट और केल्टिक होता है। मंगोलॉइड में सेमोइड, याकूत, साइनिक, एस्किमो, अमेरिकन इंडियन आदि होते हैं। निग्रोइड में बांटू, बुशमैन, होटेंटोट,
पिग्मी, नेग्रिटो, मेलेशियन, मेलेनेशियन आदि होते हैं। ठीक है, तो काकेसोइड में नॉर्डिक, अल्पाइन, और मंगोलोइड में सेमोइड, याकूत, एस्किमो, अमेरिकन इंडियन, और निग्रोइड में बुशमैन, होटेनटोट, पिग्मी, निग्रिटो, ये सब होते हैं। सन 1975 से जितने वर्षों में विश्व की जनसंख्या दोगुनी होना प्रक्षेपित किया गया है वह है 37 वर्ष। 37 वर्ष 1975 के बाद 37 वर्षों में जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी। शिरस्य सूचकांक 81 से अधिक होने का अर्थ होता है चौड़ा सिर। अगर शिरस्य सूचकांक 81 से अधिक है, चौड़ा सिरस, जिसे प्रथु कपाली कहेंगे, ब्रेकिसिफेलिस कहेंगे। मध्यम सिर या मध्य कपाली, मीजोसिफेलिक, वो 76 से 81 होगा, और लंबा सिर या दीर्घ कपाली, डेलिकोसिफेलिक, वो 76 से कम होगा। देखिए शिरस्य सूचकांक कैलकुलेट किया जाता है सिर की चौड़ाई बटा सिर की लंबाई इंटू 100। तो 76 से कम तो लंबा सिर या दीर्घ कपाली, डेलिकोसिफेलिक, ये होता है काकेसोइड में। 76 से 81 मध्यम सिर या मध्य कपाली, मीजोसिफेलिक, ये होता है मंगोलोइड में। और 81 से अधिक चौड़ा सिर या प्रथु कपाली, ये होता है ब्रेकिसिफेलिस, निग्रोइड के अंदर होता है। इसके बाद वही विश्व के अधिक जनसंख्या वाले देश पूछे जाते हैं, चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, इस तरह से। ये हमने पहले भी देखा था। मसाई जनजाति का निवास क्षेत्र है। मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है। मसाई जनजाति एक पशुचारक जनजाति है और ये पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है। पूर्वी अफ्रीका के केन्या, उत्तरी तंजानिया, पूर्वी युगांडा के पठारी प्रदेशों में मसाई जनजाति पाई जाती है। इसी तरह से स्थानांतरणशील कृषि कौन से क्षेत्रों में की जाती है? जैसे मसोले, जायरे और मध्य अफ्रीका में की जाती है। मसोले है, ये मसोले जायरे और मध्य अफ्रीका में की जाती है। हुमा जावा और इंडोनेशिया में की जाती है। जो हुमा है वो जावा और इंडोनेशिया में की जाती है। तुंगिया ये म्यांमार में की जाती है। जो तुंगिया है वो म्यांमार में की जाती है। लोगन है, ये लोगन पश्चिमी अफ्रीका में की जाती है। मसोले जायरे मध्य अफ्रीका में, हुमा जावा इंडोनेशिया में, तुंगिया म्यांमार में और लोगन पश्चिमी अफ्रीका में की जाती है। इसी तरह से अगला प्रश्न, विश्व में टिन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो देखिए विश्व में टिन का सबसे बड़ा उत्पादक देश ए इंडोनेशिया, बी चीन, सी मलेशिया और डी भारत। चीन सर्वाधिक टिन उत्पादक देशों में चीन, उसके बाद ब्राजील, इंडोनेशिया और बोलीविया। चीन, ब्राजील, इंडोनेशिया और बोलीविया। निम्न में से जो पंचम आर्थिक क्रिया नहीं है वह है अनुसंधान विकास, बाह्य स्रोतन, नीति निर्धारण, निर्णायक क्रियाकलाप। तो इसमें आएगा बाह्य स्रोतन, ये पंचम आर्थिक क्रिया नहीं है। अनुसंधान और विकास ये भी पंचम आर्थिक क्रिया है। नीति निर्धारण ये भी पंचम आर्थिक क्रिया है। निर्णायक क्रियाकलाप ये भी पंचम आर्थिक क्रिया। पंचम आर्थिक क्रियाएं वो होती है जो उच्च बौद्धिक कार्यों से संबंधित होती है, जैसे अनुसंधान विकास से, उच्च स्तरीय प्रबंधकीय व कार्यकारी प्रशासकीय पद से, सूचनाओं के उत्पादन और प्रसारण जैसे कि मीडिया, ये सब विशेष प्रकार की सेवाएं होती हैं पंचम क्रियाएं। अगला प्रश्न, सन्नगर शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? पैट्रिक गेडिस ने किया। सन्नगर या नगरमाल, देखिए सन्नगर या नगरमाल का क्या मतलब होता है? सन्नगर या नगरमाल लगातार फैला हुआ नगरीय क्षेत्र। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पैट्रिक गेडिस द्वारा 1915 ईस्वी में किया गया। इन्होंने इस शब्द का प्रयोग दक्षिणी लंकाशायर यूनाइटेड किंगडम की बस्तियों का उदाहरण देते हुए किया था। दक्षिणी लंकाशायर यूनाइटेड किंगडम की बस्तियों का उदाहरण देते हुए उन्होंने किया। अगला प्रश्न, जिस देश में कपास के उत्पादन का अभाव होते हुए भी सूती वस्त्र उद्योग विकसित है वह है, कपास के उत्पादन का अभाव है फिर भी सूती वस्त्र उद्योग विकसित है, तो वो है चीन, इराक, जापान, यूएसए। जापान का सूती वस्त्र उद्योग पूर्ण रूप से आयातित कपास पर निर्भर करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और भारत के कपास का आयात करता है। जापान का किंकी प्रदेश जिसके प्रमुख केंद्र ओसाका, कोबे, याकोहामा आदि है, सूती वस्त्र उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला, रेड बेसिन जिस देश में है वह है, रेड बेसिन चीन में है। अगला, यूएसए में दक्षिणतम कृषि मेखला ट्रक फार्मिंग मेखला कहलाती है, यूएसए में दक्षिणतम कृषि मेखला। अगला, खानक्विन जिसके लिए जाना जाता है, खानक्विन इराक में खनिज तेल खनन के लिए जाना जाता है। अगला, खनिज तेल प्राकृतिक गैस के परिवहन हेतु विश्व की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय पाइपलाइन जिन देशों के मध्य प्रस्तावित है वे है तुर्कमेनिस्तान, ईरान, ए, बी ईरान भारत वाया पाकिस्तान, सी तुर्कमेनिस्तान चीन और डी कनाडा यूएसए। तो तुर्कमेनिस्तान चीन खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के परिवहन हेतु विश्व की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय पाइपलाइन ये प्रस्तावित है तुर्कमेनिस्तान और चीन के बीच में। अगला है यूनान औद्योगिक क्षेत्र जहां है वह है, तो यूनान औद्योगिक क्षेत्र चीन में है। यूनान औद्योगिक क्षेत्र में चीन के दक्षिण में यूनान पठार पर विकसित है। इस क्षेत्र में काफी मात्रा में खनिज संसाधन पाए जाते हैं जिसमें टिन सबसे प्रमुख होता है।
उत्तरी क्यूसू औद्योगिक क्षेत्र में जो उद्योग विकसित हुए हैं वे हैं, यहाँ पे भारी उद्योग विकसित हुए हैं उत्तरी क्यूसू औद्योगिक क्षेत्र में। रूस में उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है ए वोल्गा, बी यूराल, सी सरदरिया और डी लीना। लीना ये रूस में उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है लीना। रूस में उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में मुख्यतः ओब, यनीसी और लीना आती है। यहाँ पे देखेंगे हम तो कौन कौन सी नदियाँ हैं जो रूस में उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, वो है यहाँ पे ओब, यनीसी, लीना, ओब, यनीसी, लीना। जबकि दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में देखेंगे तो वोल्गा, दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में देखेंगे तो वोल्गा, यूराल, डोन, नीपर, निस्टर आदि है। तो इसमें आती है वोल्गा, यूराल, डोन, नीपर, निस्टर, ये सब आती है यहाँ पे। सरदरिया और आमुदरिया मध्य एशिया में प्रवाहित होती है और अरब सागर में गिरती है। कोची व कारवाड़ है, कोची और कारवाड़ नौसैनिक पत्तन है, कोची और कारवाड़। अगला, जो नदियां एक ही दरार घाटी की विपरीत दिशाओं में बहती है वे कौन सी है, नर्मदा और सोन। केमनगुंडी जिसके लिए प्रसिद्ध है वह है लोह अयस्क खनन के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक के बाबा बुदन की पहाड़ियों में स्थित केमनगुंडी, कालाहट्टी, जैनसुरी आदि क्षेत्रों से लोह अयस्क का खनन किया जाता है। केमनगुंडी के लोह अयस्क का प्रयोग भद्रावती के स्टील प्लांट में किया जाता है। अगला, नकटीपल्ली उड़ीसा राज्य के संबलपुर जिले में स्थित है। इसमें किसका उत्पादन किया जाता है, इसमें निम्न ग्रेड के मैग्नीज अयस्क का उत्पादन किया जाता है। देखिए यहाँ पे लिंगानुपात से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे 1901 में लिंगानुपात 972 था, 2001 में लिंगानुपात 933 और 2011 में लिंगानुपात 943। 1901 में 972, 1951 में 946, स्वतंत्रता के बाद की जनगणना में 946, 1971 में 930, 1991 में 927, 2001 में 933। तो इसमें देखें तो सबसे कम लिंगानुपात 1901 से लेकर 2011 की जनगणना में सबसे कम लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो वह 927 1991 वाला है। उसके बाद में है 930 1971 की जनगणना वाला है। अगला, पिछले दशक में निम्न में से न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य, यहाँ पे 2001 की जनगणना का प्रश्न है ये, तो उसमें यहाँ पे न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य तमिलनाडु था। इसके बाद अगला प्रश्न, निम्न में से जहाँ जनसंख्या का घनत्व उच्चतम है वह है, जनसंख्या का घनत्व है, ये भी 2001 की जनगणना का प्रश्न है। जनसंख्या का घनत्व उच्चतम पांडिचेरी में। देखिए अभी 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का घनत्व सबसे ज़्यादा उच्चतम है, वो कहाँ मिलेगा, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का घनत्व सबसे ज़्यादा उच्चतम मिलेगा, वो बिहार में सबसे ज़्यादा उच्चतम जनसंख्या घनत्व राज्यों में। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली में सबसे ज़्यादा जनसंख्या का घनत्व उच्चतम है। निम्न में से जो नियतिवादी नहीं है वह, ए अल मसूदी, बी फेब्रे, सी कुमारी सैम्पुल और डी रिटर। तो नियतिवादी नहीं है उनमें आएगा फेब्रे। फेब्रे नियतिवादी नहीं है, बाकी अल मसूदी, कुमारी सैम्पुल और रिटर ये सब नियतिवादी है। देखिए यहाँ पे अल मसूदी, ये अल मसूदी, कुमारी सैम्पुल और रिटर ये नियतिवादी विचारक हैं। जबकि फ्रांसीसी इतिहासकार लूशियन फेब्रे का संबंध, इसका संबंध है संभववाद से है। फेब्रे ने अपनी पहली पुस्तक लिखी थी ए ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री में संभववाद शब्द का प्रयोग किया था। इनका प्रसिद्ध कथन है, फेब्रे का प्रसिद्ध कथन है कि कोई अनिवार्यता नहीं है अपितु सर्वत्र संभावनाएं हैं और मानव इन संभावना का स्वामी होने के कारण यह अधिकार रखता है कि उन्हें किस प्रकार उपयोग में लाया जाए। तो अल मसूदी, कुमारी सैम्पुल और रिटर ये नियतिवादी विचारक है। फ्रांसीसी इतिहासकार लूसियन फेब्रे का संबंध संभववाद से है। फेब्रे ने अपनी सर्वप्रथम पुस्तक ए ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री में संभववाद शब्द का प्रयोग किया था। प्रसिद्ध कथन है फेब्रे का, कोई अनिवार्यता नहीं है अपितु सर्वत्र संभावनाएं हैं और मानव इन संभावनाओं का स्वामी होने के कारण यह अधिकार रखता है कि वह उन्हें किस प्रकार से प्रयोग में लाए। इसके बाद 10 गंटर जरीब लंबाई तथा 1 गंटर जरीब चौड़ाई के अंतर्गत क्षेत्रफल होगा 10 एकड़ होगा। वायु फोटो सर्वेक्षण में सम्मिलित प्रत्येक फोटो की जितनी अनुपातिक क्षेत्र की पार्श्व पुनरावृत्ति की जाती है वह है 1/3 से कम। समुद्र तल से धरातल के समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं वो समोच्च रेखाएं होती है। मानचित्र में उच्चावच प्रदर्शित करने के लिए समोच्च रेखा विधि सर्वश्रेष्ठ विधि है। 350 मीटर ऊंचा जलप्रपात प्रदर्शित करने के लिए 50 मीटर अंतराल की
7 समोच्च रेखाएं 50 से 350 खींची जाएगी। अगला है प्रदर्शक भिन्न 1:1 लाख का कथनात्मक मापक होगा। इसका कथनात्मक मापक 1 सेंटीमीटर बराबर 100 डेकामीटर होगा। ऐसे होगा 1:1 लाख सेंटीमीटर, 1:1 किलोमीटर के बराबर और 1:100 डेकामीटर के बराबर होगा। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है और 10 मीटर बराबर हो गया 1 डेकामीटर हो गया। तो ये 1 किलोमीटर कितने डेकामीटर के बराबर हो गया? 1 किलोमीटर 100 डेकामीटर के यहाँ पे बराबर हो गया। तो इस तरह से 1 सेंटीमीटर बराबर 100 डेकामीटर आएगा। इसके बाद भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रकाशित स्थलाकृतिक पत्रकों में सबसे छोटा क्षेत्र जिस पत्रक में प्रदर्शित होता है उसका क्रमशः अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार कितना है? तो देखिए उसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार जिसमें सबसे छोटा क्षेत्र प्रदर्शित होता है वह है 15 डिग्री इंटू 15 डिग्री, 15 डिग्री अक्षांश और 15 डिग्री देशांतर। देखिए यहाँ पे पत्रक की बात करें स्थलाकृतिक पत्रकों की तो मिलियन पत्रक उसका मापक 4 डिग्री अक्षांश इंटू 4 डिग्री देशांतर। मापक इंच में अगर देखेंगे उसका तो 1 इंच बराबर 16 मील और मापक अगर सेंटीमीटर में देखेंगे तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर होगा और समोच्च रेखीय अंतराल होगा 200 मीटर। डिग्री पत्रक या चौड़ाई इंच पत्रक की बात करते हैं तो मापक अगर डिग्री में देखेंगे तो 1 डिग्री अक्षांश इंटू 1 डिग्री देशांतर। मापक इंच में देखेंगे तो 1 इंच बराबर 4 मील। मापक सेंटीमीटर में देखेंगे तो 1 सेंटीमीटर बराबर 2.5 किलोमीटर। समोच्च रेखीय अंतराल 100 मीटर। आधा इंच पत्रक मापक डिग्री में देखेंगे तो 30 डिग्री अक्षांश इंटू 30 डिग्री देशांतर। मापक इंच में देखेंगे तो 1 इंच बराबर 2 मील और मापक अगर सेंटीमीटर में देखेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 1.25 किलोमीटर और समोच्च रेखीय अंतराल वो 50 मीटर होगा। इंच पत्रक देखेंगे 15 डिग्री अक्षांश इंटू 15 डिग्री देशांतर। ये डिग्री वाला मापक है। इंच वाला मापक 1 इंच बराबर 1 मील, सेंटीमीटर वाला मापक 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर और समोच्च रेखीय अंतराल होगा 20 मीटर। तो मिलियन पत्रक यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्षेत्र और इंच पत्रक यहाँ पे सबसे छोटा क्षेत्र। मिलियन पत्रक में समोच्च रेखीय अंतराल 200 जबकि इंच पत्रक में 20 मीटर होता है। मिलियन पत्रक का अगर मापक देखा जाए डिग्री में 4 डिग्री अक्षांश इंटू 4 डिग्री देशांतर जबकि इंच पत्रक का 15 डिग्री अक्षांश इंटू 15 डिग्री देशांतर होता है। मिलियन पत्रक का मापक अगर इंच में देखेंगे तो 1 इंच बराबर 16 मील और मिलियन पत्रक का अगर मापक इंच में देखेंगे इंच पत्रक का देखेंगे तो 1 इंच बराबर 1 मील होता है। मापक सेंटीमीटर में देखेंगे मिलियन पत्रक का तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर होता है और इंच में देखें इंच पत्रक का देखेंगे अगर सेंटीमीटर में तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 5 किलोमीटर होता है। इसके बाद निम्नांकित में से अक्ष के न्यूनतम झुकाव वाला ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन शनि, बृहस्पति, अरुण, वरुण। तो यहाँ पे अरुण ग्रह न्यूनतम झुकाव रखता है, अक्षीय झुकाव। अरुण ग्रह का अक्षीय झुकाव 0 डिग्री होता है और उससे ज़्यादा होता है बृहस्पति का अक्षीय झुकाव 1 डिग्री होता है। उससे ज़्यादा अक्षीय झुकाव होगा मंगल का और वरुण का, दोनों का 2 डिग्री होता है। शनि का होता है 2 से 1/2 डिग्री होता है शनि का अक्षीय झुकाव और शुक्र का अक्षीय झुकाव होगा 3 से 1/2 डिग्री शुक्र का अक्षीय झुकाव होगा। इसी तरह से यहाँ पे बुध का अक्षीय झुकाव होगा 7 डिग्री और पृथ्वी का अक्षीय झुकाव होगा यहाँ पे वो 23 से 1/2 डिग्री। ये यहाँ पे पृथ्वी का अक्षीय झुकाव होगा। इसके बाद निम्नांकित में से जो एक स्थान की भौगोलिक स्थिति होगी वह है। तो देखिए यहाँ पे एक स्थान की भौगोलिक स्थिति होगी उसकी बात करते हैं तो 79 डिग्री उत्तर से 97 डिग्री पूर्व, 97 डिग्री दक्षिण, 197 डिग्री पूर्व, सी 179 डिग्री उत्तर 97 डिग्री पूर्व और डी 97 डिग्री दक्षिण 79 डिग्री पश्चिम। तो देखिए यहाँ पे पृथ्वी का अक्षांशीय विस्तार 0 डिग्री से 90 डिग्री उत्तर व दक्षिण होता है। इसी प्रकार देशांतरी विस्तार 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व पश्चिम होता है। तो दिए गए प्रश्न में विकल्प एक ही सही होगा, 79 डिग्री उत्तरी और 97 डिग्री पूर्वी। यदि पृथ्वी के अक्ष का झुकाव 30 डिग्री हो जाए बढ़ करके तो आर्कटिक और अंटार्कटिक व्रतों का अक्षांशीय झुकाव कितना होगा? 60 डिग्री उत्तर और 60 डिग्री दक्षिण। क्योंकि पृथ्वी का अक्षीय झुकाव अगर 23.5 डिग्री होता है तो आर्कटिक और अंटार्कटिक व्रतों का मान होता है 66.5 डिग्री, 90 माइनस 23.5 बराबर 66 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी होता है। अतः यदि पृथ्वी का अक्षीय झुकाव 30 डिग्री हो जाए तो आर्कटिक और अंटार्कटिक व्रतों का जो अक्षांशीय मान है वो 60 डिग्री
90 डिग्री माने 30 डिग्री उत्तर व दक्षिण अक्षांश होगा। प्रतिध्रुवस्थ से संबंधित प्रश्न होता है कि प्रतिध्रुवस्थ स्थिति वह स्थिति होती है जिसमें पृथ्वी की परिधि पर दो बिंदु एक दूसरे के ठीक विपरीत होते हैं। इन बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को पृथ्वी के केंद्र से गुजरती है। तो ये भूगोल से संबंधित प्रश्नों का एक ऑडियो है। आशा करता हूं कि आप इस ऑडियो को ध्यान से सुनेंगे और यह ऑडियो आपके विभिन्न परीक्षाओं के लिए, भूगोल से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद। जय हिंद।